दोस्तों, ज़िंदगी में कब क्या मुश्किल, क्या परेशानियाँ आ जाती है, परेशानी कह के नहीं आती है। और उस परेशानी के लिए अगर हमने अपने फंड्स को मैनेज करके नहीं लिक्विडिटी बना रखी होती और हम डिपेंडेबल होते हैं कि यार हमारे रिश्तेदार हमारी हेल्प कर दें, हमारे दोस्त, हमारे मित्र या हमारे कोई ऐसे भाई बहन हमारे हेल्प कर दें, माँ बाप हेल्प कर दें, और उस टाइम वो मना कर दे तो मन बड़ा बेकार सा हो जाता है। मतलब मन में ये होता है कि यार कोई हमारा अपना नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सोच हमारी गलत हो सकती है, क्योंकि हमारे कर्मों का ही फल हमें हर समय मिलता है। तो हमें अपनी इमरजेंसी फ़ंड को बना के रखना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड क्या क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता है तो कमेंट्स में लिखिए, हम बताएंगे कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है और किस काम आता है। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमरजेंसी फ़ंड यानी कि पर्सनल लोन के बारे में। जब कोई रिश्तेदार यार अगर आपको पैसे ना दें तो आप पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और पर्सनल लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं तो कैसे हो आप। स्वागत है फिर से। जीवन में हर समय कभी खुशी है कभी गम है। तो कभी इतना खुश ना हो जाओ कि हम ये ना सोचें कि हमारे जीवन में कोई गम ही नहीं है, और कभी इतना गमगीन ना हो जाओ कि यार ये भूल जाओ कि हमारे जीवन में कोई खुशी आएगी। हर एक सिक्के का दूसरा पहलू भी आता है। हर रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी में हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से डिमांड करते हैं और वो भी हमें मना कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब हम इमरजेंसी में होते हैं और इमरजेंसी में हमारी कोई मदद नहीं करता है, हमारे हाथ चारों तरफ से खाली होते हैं, तो बहुत और परेशानी वाला समय हो जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो बहुत काम की हो सकता है। और आजकल तो आप लोग देखते होंगे कि पर्सनल लोन के लिए भतेरे ऐड आते हैं, टीवी पे आता, मोबाइल फ़ोन पे आता, भतेरे ऐप हो गए हैं। बहुत सारे मार्केट में एजेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पर्सनल लोन लेने से पहले इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों, जब आप अपने पर्सनल लोन को अप्लाई करने जाएँ तो सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या मैं इस लोन की EMI को अपनी सैलरी से या अपनी इनकम से पे कर पाऊँगा। यानी कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें। मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आपकी नॉन एलिजिबिलिटी है, आपके सिविल में कोई प्रॉब्लम है और आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो यह बात सिविल में जाके ऐड हो जाएगा। दोस्तों, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड आपकी हर एक्टिविटीज़ को अपने पास दर्ज करता है। आप लोन के लिए जब इंक्वायरी करते हैं या जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपका लोन हुआ या नहीं हुआ, वो सारी एक्टिविटी उनके पास दर्ज हो जाती है। अब मान लीजिए मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दोस्तों आपको पता है सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपका एक जगह से लोन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरी जगह से अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए आपको लोन लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि भाई मैंने जो पिछला कोई लोन ले रखा है या पिछली जो मेरी कोई EMI है या वो बाउंस हुई है या मेरा कोई लोन पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, तो पहले मैं उसको ठीक करूं और फिर मैं अगले लोन के लिए अप्लाई करूं। तो यहाँ पे आपको ये भी बात है कि आपको बहुत सोच समझ के लोन लेना है। लोन आप तभी लें जब आपको लगे कि मैं इसकी EMI पे कर सकता हूँ। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, और उसको पे करने के लिए आप कहाँ से फ़ंड अरेंज करेंगे, आपको वो भी दिमाग में रखना है। आप मतलब आंख बंद करके लोन ले लेंगे, आपका लोन हो भी गया और जब आपकी फर्स्ट EMI कटेंगी तो आप उस टाइम कैलकुलेशन करेंगे, अरे यार मेरे को रूम का रेंट देना है, मुझे घर के खर्चे चलाने हैं, मुझे बच्चों की फ़ीस देनी है, मेरे पिछले लोन की EMI है। तो दोस्तों, उस टाइम आप बुरी तरीके से फंस चुके होंगे, क्योंकि उस टाइम आपको फिर कोई दूसरा लोन देने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप लोन के जाल में फंस चुके हैं। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी तनख्वाह है, आप अपनी इनकम का या तनख्वाह का केवल 40% तक का ही EMI चुकाने के लिए लोन लें। यानी कि आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपये है तो आप 4,000 रुपये तक की EMI को बांधे 40%। उससे ज़्यादा अगर बांध लेंगे तो भाई साहब, जो आपकी जो निजी ज़िंदगी, लाइफ की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे घर का खर्चा, रेंट, ये वगैरह, आप EMI में फंस चुके होंगे और ये चीज़ भी आपके सिर पे खड़ी रहेगी, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। लोन लेने से पहले लोन टर्म का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, जितने कम टाइम के लिए आप लोन लेंगे उतना कम आपको ब्याज देना पड़ता है।
दोस्तों आपको पता है ना कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लोन एजेंट आपको बोलता है कि आपको 10% पे लोन मिल जाएगा, 10.25 पे मिल जाएगा, 10.99 पे मिल जाएगा, 11 देखिए 14, 15, 20 जो भी होती है वो आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितना है, आपने पहले कितने लोन ले रखे हैं और आपका पेमेंट शेड्यूल कैसा है। जितना अच्छा आपका इनकम होगा, जितने कम आपके कर्जे होंगे, बैंक उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोन देने की कोशिश करेगा और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगाएगा। दोस्तों पता है हमारे देश का सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो होम लोन है और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है। तभी ना सारे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपने कौन सा क्रेडिट कार्ड ले रखा है कमेंट्स में लिखिएगा। तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब लोन ले रहे हैं तो आप 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको पर लाख रुपए पे 1 साल में 5500 रुपये से लेके 6000 रुपये का ब्याज देना पड़ता है। आप मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5 साल के लिए, तो 1 लाख रुपए का आपका मान लीजिए 5500 है तो 10 लाख का 55,000 हो गया और उसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2,70,000 रुपये के आसपास ब्याज बन जाएगा और आप टोटल 12,70,000 के आसपास टोटल पेमेंट करेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के थ्रू। लेकिन मान लीजिए आप अगर उसी 10 लाख को 2 साल के लिए रखेंगे तो दोस्तों आपको केवल 1 लाख रुपए के आसपास ही ब्याज लगेगा। 3 साल के लिए रखेंगे तो 1.5 लाख ही लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम टाइम में आप अपने पर्सनल लोन को बंद कर दें, वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। ठीक है। अगली बात करें कि आप कोई भी बैंक से लोन लेने की कोशिश करें, आप तैयारी करें तो आपको उस बैंक के रूल रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि लोन लेने में आपको बहुत सारा प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ता है। आप अगर टाइम से पहले लोन को क्लोज करेंगे, जिसको प्री क्लोज बोला जाता है, उसमें भी चार्ज लगता है। आप पार्ट्स में यानी कि टुकड़ों में पार्ट पेमेंट्स करेंगे तो उसमें भी चार्ज लगता है। प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होती है, इंश्योरेंस कितना लगेगा, यह सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपकी ईएमआई कितनी जाएगी, बैंक की कितनी तारीख को ईएमआई कटेगी, यह सारा इन्फॉर्मेशन लेना आपका अधिकार है। आप अपने एजेंट से इन सारे सवालों को पूछ सकते हैं। सवाल लिख लीजिए कि अगर आपका टाइम से पहले लोन पे करेंगे तो मुझे प्री क्लोजर में कितना चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप लोन ले रहे हैं तो मेरा जो प्रोसेसिंग फ़ीस है कितना लगेगा, क्या मेरे लोन पे इंश्योरेंस लगेगा, अगर बाय द वे मेरा लोन अगर ईएमआई बाउंस हो गई तो कितना चार्ज है, मुझे उसको कैसे पे करना है, पार्ट पेमेंट का जो पहलू होता है उसको पार्ट पेमेंट में पे करूँगा तो मुझे कितना चार्ज देना है। तो इन सारे टर्म एंड कंडीशन को आपको पढ़ना है या अपने एजेंट से या अपने बैंक से पूछना है, तभी लोन लेने हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, एक ईएमआई जब आपका बाउंस होता है तो बैंक उस पर बहुत सारे चार्ज लगाता है, 800 से लेके 1000 रुपये तक का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपकी ईएमआई कटनी है उससे 4 से 5 दिन पहले आपके अकाउंट में उतना सफिशेंट बैलेंस होना चाहिए कि आपकी ईएमआई कभी भी बाउंस ना हो, क्योंकि बाउंस होना आपके सिविल पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जिस दिन आपका बाउंस हुआ, आप उसके बाद अगर लोन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका हो सकता है कि लोन आपका डिक्लाइन हो जाए। अगली बात कर लेते हैं कि इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं अभी तो रिटायरमेंट होने वाला हूँ, अभी मैं पर्सनल लोन ले लेता हूँ और जैसे मेरा फ़ंड मिलेगा मैं उससे अपने पर्सनल लोन को क्लोज कर दूंगा। भाई साहब यहाँ पे आपको बहुत सावधान होना है, बहुत सोच समझ के इस फैसले को लेना है, क्योंकि आपका जो सेविंग है, आपका जो फ़ंड है, उससे अगर आप पर्सनल लोन की एक्टिविटी को ख़त्म करोगे तो भाई साहब अभी रिटायरमेंट के बाद जो जीवन है ना, बहुत बुरा वक्त बीतेगा, क्योंकि भाई कोई पैसा देने वाला नहीं होगा, तनख्वाह आनी बंद हो जाएगी। पेंशन के रूप में आपको मामूली से पैसे
पैसे मिलेंगे, महंगाई दर इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी इस पेमेंट को यानी कि पर्सनल लोन के पेमेंट्स को करने में यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पैसे तभी लौटाएं जब संभव हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई साहब आप पैसे बैंकों को तभी लौटाओ जब संभव हो। आपके पास कोई फंड आ गया, भाई बोनस आ गया, या कोई लॉटरी लग गई, या किसी ने आपको उधार दे दिया, या किसी ने आपके पास अपने पैसे रख दिए और आपने उस पैसों को अपने कर्ज को उतारने में लगा दिया और फिर वो डिमांड अगर आ गई तो फिर आप फंस जाएंगे। तो जब आपके पास पैसे हों तो थोड़ा सोच समझकर आप ये कदम उठाइएगा कि भाई मैं लोन क्लोज कर लूँ या ना कर लूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोन क्लोज कर लो और फिर जिसने आपको पैसे दिए वो डिमांड करे और फिर आप लोन के लिए अप्लाई करो तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। अगला है कि आपको अपने लोन दर पे बिल्कुल ध्यान रखना है। आजकल पता है कि महंगाई दर जो है ना बढ़ रही है, लेकिन बैंक दर कम होता जा रहा है, जिससे लोन का रेट डाउन होता जा रहा है। सेविंग में आप पैसे रखेंगे तो कम ब्याज मिलेगा, तो जब वहाँ कम ब्याज मिल रहा है तो आपको यहाँ कम ब्याज पे लोन भी मिलेगा। तो अगर आप बैंक को नहीं बोलेंगे कि भाई ब्याज दर कम हो गया, आप ब्याज दर कम करो, वो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफ़र, यानी कि आपका लोन अभी जिस रेट पे चल रहा है रेट डाउन हो गया है और बैंक ने आपका रेट अभी कम नहीं किया है, तो आपके पास ऑप्शन है अपने लोन का जिस बैंक में है उसको किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर लो। आपका लोन पहले बैंक वाला ख़त्म हो जाएगा, नया बैंक जो आपको देगा वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। और हो सकता है कि जब आप उनको बोलो कि मैं बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो हो सकता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डाउन कर दें। करने से पहले एक बार बैंक के मैनेजर से बात ज़रूर करिएगा, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि एजेंट को क्या है अपना कमीशन कमाना है, ठीक है ना। वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है बैलेंस ट्रांसफ़र में, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन वगैरह सारा एक एक करना है। आजकल लोन कैलकुलेशन बड़े अच्छे ऐप स्टोर में आ गए हैं, आप उसको डाउनलोड करके खुद आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दोस्तों मैं भी एक लोन कंसल्टेंट हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। अगर आप लोगों को लोन वगैरह की किसी इन्फॉर्मेशन को लेना है, या आपको लोन लेना है, नया लेना है या पुराना क्लोज करना है, या फिर आपको प्लानिंग कर रहे हैं लोन लेने की, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके लिए आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप आइए और हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। आपको स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपका बहुत सारा फ़ायदा भी होगा और आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। और अगले बात का जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नया लोन लेने जा रहे हैं तो पुराने लोन को चुकता कर दें, क्योंकि डबल EMI आपके ज़िंदगी को जाल में फंसा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई लोन चल रहा है जिसका आपका 1 या 2 लाख रुपए बैलेंस रह गया है और आप नए कर्ज 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आप 12 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करें और उसमें से वो जो 2 लाख रुपए हैं पुराने लोन को उतारने में चुकता कर दें, ताकि आपको एक सिंगल EMI देनी पड़े, डबल EMI से आप बच जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको अगर परेशानी है, पर्सनल लोन लेना ही है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एक लोन नहीं एक नई मुसीबत लेने की तैयारी कर रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पे आप नए थे तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हमने बात किया कि आपको पर्सनल लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वेबसाइट पे विजिट करना नहीं भूलिएगा, www.ahktips.com। लोग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। टेलीग्राम चैनल HK टिप्स को करिए ज्वाइन, वहाँ पे आपको एक स्क्रॉल पे सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। जब मन करे जब चाहें आप वीडियो देख सकते हैं। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन क्वायरी है तो रखिए व्हाट्सअप में, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी उन सारे सवालों का जवाब देने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल, क्योंकि पैसा वैसा यहीं रह जाना है जब आपका सेहत नहीं रहेगा। तो जान है तो जहान। सी यू, बाय बाय।